नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस स्टडी विद आर्यन पर। देखिए दोस्तों, हमारी एम लक्ष्मीकांत जी की इंडियन पॉलिटी की बुक चल रही थी, जिसका अध्याय आज 5वां है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। 5वां अध्याय जो कि संघ और इसके क्षेत्र से संबंधित है। इसमें राज्यों का संघ, संसद की शक्ति, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों का उद्भव और संदर्भ सूची दी गई है। तो दोस्तों, सारे प्रश्न हमारे वैकल्पिक प्रश्न हैं, यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। और दोस्तों, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला चलाई जा रही है हमारे द्वारा इंडियन पॉलिटी की। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हिंदी माध्यम के छात्रों तक हिंदी के कंटेंट पहुंच सके और वो अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न, देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। क्या पूछ रहा है प्रश्न? संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 5 से 10 तक, अनुच्छेद 11 से 13 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक। 14 से 18 तक तो समानता का अधिकार दिया गया दोस्तों। आपका अनुच्छेद 1 से 4 है। अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत संघ और इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। ओके दोस्तों, दोबारा सुन लीजिए। संविधान के भाग प्रथम यानी कि भाग पहले के अंतर्गत 1 से 4 तक के जो अनुच्छेद हैं, उनके अंतर्गत संघ और इसके क्षेत्र की चर्चा की गई है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? अनुच्छेद पहला, अनुच्छेद दूसरा, अनुच्छेद तीसरा, अनुच्छेद चौथा। तो आप लोगों को बताते हैं दोस्तों, इसका आपका सही आंसर है अनुच्छेद पहला। देखिए, अनुच्छेद पहले में इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा, ये कहा गया है। ओके दोस्तों, यानी कि भारत को राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ कहा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को जिन श्रेणियों में बांटा गया, उनमें से नीचे दी गई एक श्रेणी नहीं है। या आप ये कह सकते हैं, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था और उनके नाम क्या थे, या फिर इनमें से कौन सी एक नहीं है। देखिए, राज्यों के क्षेत्र, संघ का क्षेत्र, या फिर संघ क्षेत्र, या ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 1 के द्वारा राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाता है, ऐसे 3 श्रेणियों में बांटा गया था। कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? आपकी पहली श्रेणी, आपकी दूसरी श्रेणी और आपकी तीसरी श्रेणी यहाँ पर उपस्थित है। आपका ऑप्शन यहाँ पर सेकंड जो है ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर चौथा, भारत ने संविधान लागू होने के बाद किन विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण नहीं किया था? यानी कि ये बात तो तय हो जाती है कि भारत ने विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया था, और किसका नहीं किया था। प्रश्न पूछ रहा है जो अधिग्रहण किया था उनमें कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसका भारत ने अधिग्रहण नहीं किया था। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका दादर और नागर हवेली, दूसरा ऑप्शन गोवा, पांडिचेरी, सिक्किम, दमन व दीव, या आंध्र प्रदेश। देखिए, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन चौथा है। भारत ने आपके आंध्र प्रदेश का अधिग्रहण, यानी कि आंध्र प्रदेश कोई विदेशी क्षेत्र नहीं था, देशी क्षेत्र था, और आंध्र प्रदेश का इन्होंने अधिग्रहण नहीं किया था। ओके दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही है। ओके फ्रेंड्स, और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताना चाहेंगे आपको। देखिए दोस्तों, कि एक संप्रभु राज्य होने के नाते, भारत क्या है, हमारा एक संप्रभु राज्य है, तो संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। ओके दोस्तों, क्या कर सकता है? विदेशी क्षेत्रों का भी अधिग्रहण कर सकता है, ये भारत को अधिकार है। अब देखिए, प्रश्न नंबर 5वां, अनुच्छेद दूसरे के द्वारा या अनुच्छेद द्वितीय के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना, नए राज्य को गठन करने की शक्ति, या फिर भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है,
या भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। देखिए एक बार समझ लिए, पुनर्सीमन जो आपके पॉइंट चौथे में दिया गया है, पुनर्सीमन यानी कि दोबारा सीमाएं बनाने के विषय में ये चीज़ कही गई है। तो आप लोगों को बता देते हैं। देखिए जो अनुच्छेद दूसरा है वो आपका नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करना, ये शक्ति आपको प्रदान करता है। एक तो पहली ये शक्ति प्रदान करता है, दूसरी नए राज्यों को गठन करने की शक्ति प्रदान करना, ये शक्ति भी आपको अनुच्छेद दूसरा प्रदान करता है। यानी कि ये दोनों शक्तियाँ आपको अनुच्छेद दूसरे द्वारा प्रदान की जाती है। अब देखिए बाकी की, भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है, तो अनुच्छेद दूसरा आपका इससे संबंधित नहीं है। आगे देखिए भारतीय संघ के राज्यों को पुनर्सीमन यानी कि सीमाओं का पुनरांकन करना की व्यवस्था करता है, तो इससे भी संबंधित नहीं है। आपके पॉइंट नंबर तीसरा और पॉइंट नंबर चौथा अनुच्छेद चौथे से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद चौथा नहीं, अनुच्छेद तीसरे से संबंधित है। ओके दोस्तों, आपका पॉइंट नंबर तीसरा और पॉइंट नंबर चौथा नोट डाउन कर लेना, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। अनुच्छेद तीसरे से संबंधित है, चौथा नहीं, अनुच्छेद तीसरे से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। देखिए राज्य के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भाग को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। देखिए पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्तियाँ थी तो ऐसा कर सकती थी। जैसे कोई राज्य है, ये एक पूरा राज्य है, जैसे कुछ भाग को दूसरे राज्य में मिला करके बना सकते हैं, या फिर देखिए उस राज्य क्षेत्र को अलग करके भी बना सकते हैं। कुछ क्षेत्र को किसी भी प्रकार से राज्य का निर्माण करने की शक्ति संसद को दी गई थी। दूसरा देखिए किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी, पावर भी उसके पास थी। किसी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, ये पावर भी दी गई थी उसको संसद की शक्ति में। ठीक है देखिए दोस्तों, राज्य के पुनर्गठन के संदर्भ में अब देखिए किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, बिल्कुल कर सकेगी। जैसे दोस्तों आपका सबसे लास्ट में जो नया राज्य बना है तेलंगाना बना है, आंध्र प्रदेश से टूट करके बना है। तो दोस्तों बनाया गया जब शक्ति थी हमारी संसद को राज्य के पुनर्गठन की, तभी तो बनाया गया। अगर शक्ति नहीं होती तो कैसे बनाया जा सकता था? देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन आ सकते हैं? तो सत्य हैं पूछ रहा है, तो यहाँ पर तो आपके सारे ही कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न नंबर 7वां, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में जो हुआ था को अधिनियमित क्यों किया गया था? रीज़न पूछ रहा है को उसको अधिनियमित क्यों किया गया था। ओके दोस्तों, पहले प्रश्न नंबर 6 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ें रह गई हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों अनुच्छेद तीसरा जो है राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति को अधिकृत करता है। दोस्तों परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश को राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना है, नाम परिवर्तन करना है, क्षेत्र बढ़ाना है या घटाना है, तो ऐसा अध्यादेश है वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। और देखिए दोस्तों राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है, और जो मत जानने के लिए भेजता है इसकी समय सीमा निश्चित दी जाती है। और दोस्तों राष्ट्रपति को ये भी अधिकार है कि वो इस प्रस्ताव को या इस अध्यादेश को खारिज कर दे। जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उसको करे ही करे, राष्ट्रपति की पावर होती है कि वो इस अध्यादेश को खारिज भी कर सकता है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7वां मैंने पढ़ दिया था, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को अधिनियमित क्यों किया गया है? क्यों किया गया है? देखिए भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण करने एवं कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित करने के लिए उस समझौते के तहत जो भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुआ था, यह इस लेन देन में भारत ने 111 विदेशी अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया था और बांग्लादेश ने 51 अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया था। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बीघा गलियारा विवाद था उसको सॉल्व करने के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें देखिए भारत ने 111 विदेशी अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को दे दिया और बांग्लादेश ने 51 अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित कर दिया था दोस्तों।
और ये सारा प्रस्ताव भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच समझौते के तहत किया गया था। देखिए, भूमि अधिग्रहण करके कुछ भाग बांग्लादेश को दे दिया गया और कुछ अपने पास रख लिया गया। बांग्लादेश और भारत के बीच में क्षेत्रफल के सही बंटवारे के रूप में 100वां संविधान संशोधन लाया गया, अधिनियम 2015। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपके सारे कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां, आज़ादी के समय भारत में निम्न में से कौन सी राजनीतिक इकाई नहीं थी? देखिए, आज़ादी के समय भारत में कुछ राजनीतिक इकाइयाँ थी, यानी कि पॉलिटिकल एजेंसीज थी। तो पूछ रहा उस समय कौन सी नहीं थी? ब्रिटिश प्रांत नहीं था, या देसी रियासतें नहीं थी, या पुर्तगाली प्रांत नहीं था, या बंगाली प्रांत नहीं था? तो दोस्तों, उस समय मात्र 2 राजनीतिक इकाइयाँ थीं, एक तो ब्रिटिश प्रांत की और दूसरी देसी रियासतों की। अब देखिए, ब्रिटिश प्रांत में कौन कौन थे? ब्रिटिश प्रांत में ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन जो राज्य चलाते थे वो लोग थे। ओके दोस्तों, और देसी रियासतों में राजा के शासन के अधीन जो लोग शासन चलाते थे, लेकिन ब्रिटिशी राजशाही से संबंधित लोग थे। ओके दोस्तों, बाकी का पुर्तगाली प्रांत और बंगाली प्रांत ये पॉलिटिकल इकाइयाँ नहीं थी, यानी राजनीतिक इकाइयाँ नहीं थी। ओके दोस्तों, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर तीसरा या दूसरा, यहाँ पर आपका पहला और दूसरा ही सही है, और तीसरा और चौथा और ये आपके सारे के सारे असत्य हैं। ओके दोस्तों, असत्य, ये वाला भी असत्य है आपका, ये भी असत्य है, खाली यही सही है ना, ऊपर बता दिया मैंने आपको। अब देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में देसी रियासतों को दिए गए विकल्प थे। देखिए, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में देसी रियासतों को कुछ विकल्प दिए गए थे, जैसे क्या भारत में शामिल हो सकते हैं, आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, आप स्वतंत्र रहें, अपना स्वतंत्र देश बनाएं, भारत पाकिस्तान दोनों का हिस्सा बने। तो दोस्तों, ये तो पहलू कभी भी नहीं दिया गया कि भारत पाकिस्तान दोनों का हिस्सा बने। उनसे कहा गया था आप भारत में शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, आप स्वतंत्र अपना देश बना सकते हैं। ओके दोस्तों, ये सारी चीज़ें वहाँ पर कही गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां, देसी रियासतों के भारत में शामिल होने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, भारत में बहुत सारी देसी रियासतें शामिल हुई थी, उसके विषय में ही पूछ रहा है। देखिए, यह 552 देसी रियासतें जो भारत की भौगोलिक सीमा में थीं, इनमें से 549 भारत में पहले ही शामिल हो गई थी डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई के प्रयासों के द्वारा। अब देखिए, बची 3 रियासतें थीं, हैदराबाद की, जूनागढ़ की और कश्मीर की। इन तीनों रियासतों ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। ओके दोस्तों, हैदराबाद को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया और जूनागढ़ को पुलिस कार्रवाई द्वारा। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में मिलाया गया था। किसके द्वारा मिलाया गया था? पुलिस कार्रवाई द्वारा। ओके दोस्तों, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा मिलाया गया था, और जबकि जो जूनागढ़ था आपका, जूनागढ़ को आपको जो भारत में मिलाया गया वो जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया। किसके आधार पर? जनमत संग्रह के आधार पर। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया था। ओके दोस्तों, समझ चुके होंगे आप। और तीसरा देखिए, कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 11वां, भारत के राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार वर्गीकृत किया था। कौन से? का श्रेणी के राज्य, खा श्रेणी के राज्य, गा श्रेणी के राज्य और घा श्रेणी के राज्य। भारत के सभी राज्य, सारे राज्यों, उस समय उनकी संख्या कितनी थी? 29 थी दोस्तों। अब देखिए, भारत में का श्रेणी में कौन से राज्य थे? भारत में का श्रेणी में वो राज्य थे जहाँ ब्रिटिश भारत के गवर्नर शासन किया करते थे। ओके दोस्तों, उन्हें का श्रेणी में रखा गया सबसे ऊपर। फिर खा श्रेणी में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन वाले राज्य आए थे दोस्तों। ओके दोस्तों, जहाँ राजाओं का शासन रहा था। और दी गा श्रेणी के राज्यों में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन वाले राज्य आए और कुछ शाही शासन भी आए थे। और देखिए, इसी भाग गा में कुल राज्य आपके 10 थे का केंद्रीकृत प्रशासन था। कितना क्या था? केंद्रीकृत प्रशासन था। अब देखिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप को अकेले घा राज्य में रखा गया। इन दोनों कौन से राज्य में रखा गया? घा राज्य में रखा गया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर आपके सारे ही कथन सत्य हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 12वां, भारत सरकार ने
कब एवं किसकी अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया था? किसका भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया था? अप्रैल 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, या जून 1948 में के.एस. धर की अध्यक्षता में, या फरवरी 1949 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, या फिर निम्न में से कोई नहीं? तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं, जून 1948 के एस के धर जी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया था। और सुन लीजिए दोस्तों, 2 जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी वो और जान लीजिए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में सौंपी थी। और देखिए दोस्तों इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था। देखिए आयोग ने रिपोर्ट जो पेश कर दी अपनी, वो तो 1948 को पेश कर दी, और आयोग ने सिफारिश की, क्या कहा? राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। क्या कहा? भाषा का पुनर्गठन भाषाई कारक की जगह प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। और दोस्तों इसी बात का काफ़ी विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ कि जेबीपी समिति बनानी पड़ गई। जो नीचे अगला प्रश्न है वो इसी के बाद ही प्रारंभ होता है। इस बात का विरोध, यानी कि लोग बाग ज़्यादातर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन चाहते थे, ना कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। और ये जो समिति थी इसने क्या था, भाषाई प्रांत आयोग ने क्या कह दिया था कि भाषा के आधार पर ना होकर के प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। ये बात लोगों को हजम नहीं हुई, या लोग वाकई से सेटिस्फाई नहीं हो पाए थे। इसलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, जेबीपी समिति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखिए, धर आयोग की रिपोर्ट से अत्यधिक असंतोष फैल गया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही। परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। बिल्कुल सही बात है ये। इसमें अत्यधिक असंतोष फैल गया और 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत का गठन किया गया, जिसे जेबीपी समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? जेबीपी समिति कहते हैं, यानी कि ये पॉइंट भी आपका सही है। देखिए, इसने अपनी रिपोर्ट 1950 में पेश की। कब पेश की इसने अपनी रिपोर्ट? 1950 में पेश की। दोस्तों यहाँ पर इसने अपनी रिपोर्ट 1950 में पेश की, यही चीज़ गलत है, क्योंकि इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1949 में पेश की थी। यानी कि 1948 में तो ये बना और जस्ट एक साल बाद ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। इसे अकॉर्डिंग ये चीज़ गलत है और इस बात को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। देखिए ये फैक्ट सही है यहाँ पर, और इस बात को औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। ओके दोस्तों, ना कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14, भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। देखिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अपने पिछले अध्यायों में भी दे चुका हूँ, फिर दोबारा से दे देता हूँ। भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु नेक्स्ट पेज पर आपको बताऊंगा। प्रश्न नंबर 15, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? दिसंबर 1953, या आपका नवंबर 1953, फरवरी 1952, दिसंबर 1954। तो आप लोग बता देते दोस्तों, दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। दोनों प्रश्नों के महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ देखिए। 1 अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा था। ओके दोस्तों, देखिए क्या हुआ, मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। कैसे गठन हुआ? मद्रास से अलग होकर के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया भाषाई आधार पर। अब देखिए उस समय की महत्वपूर्ण घटना थी, इसके लिए एक लंबा आंदोलन हुआ था, जिसके अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता जिसका नाम था पोट्टी श्रीमान रामुलु, जो गांधीवादी अहिंसा मतलब कि अहिंसा के पुजारी थे, उनका निधन भी हो गया था 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद। उसके बाद ही इस राज्य का गठन किया गया था। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी, जिसके लिए 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा था। फिर क्या हुआ देखिए दोस्तों, इसके 2 अन्य सदस्य थे, एक का नाम था A.M. पणिक्कर और दूसरे थे H.N. कुंजरू। इस आयोग ने क्या रिपोर्ट दी देखिए,
राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए और सलाह दी कि 16 राज्य व 3 केंद्र शासित क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। ये सलाह इनके द्वारा दी गई थी दोस्तों। आगे देखिए प्रश्न नंबर 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला आपका दे रखा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग का और भाग खा के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया और भाग खा के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया। ओके दोस्तों, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, ये फैक्ट की बात है और उस समय ऐसा ही किया गया था। इसके द्वारा भाग गा को बरकरार रखा गया। देखिए दोस्तों, यह कहना बिल्कुल गलत है कि भाग गा को बरकरार रखा गया हो। आप लोगों की जानकारी में दे देता हूँ कि उस समय भाग गा को भी खत्म कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था भाग गा को भी। ओके दोस्तों, गलत ही पूछ रहा तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन गलत है। देखिए इनमें से कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया था, तो कुछ को संघ शासित क्षेत्रों के तौर पर पुनः स्थापित किया गया था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हो गया था हमारे भारत में। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17वां, 1960 में द्विभाषी राज्य मुंबई को जिन 2 राज्यों में विभक्त किया गया उनके नाम थे महाराष्ट्र और गुजरात, दादर और नागर हवेली, पुडुचेरी, निम्न में से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों कि 1960 में द्विभाषी राज्य मुंबई को महाराष्ट्र और गुजरात किसमें 2 राज्यों में विभाजित कर दिया गया, महाराष्ट्र और गुजरात। और देखिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे और देना चाहता हूँ मैं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए बात थी 1960 की, द्विभाषी यानी कि 2 भाषा बोलने वाले लोग रहते थे यहाँ पर मुंबई में, तो उन्हें 2 भागों में विभाजित कर दिया। देखिए ऐसे कि ये गोला है, इसे 2 भागों में काट दिए जाए और 2 भाषी लोगों को अलग कर दिया गया। देखिए यहाँ पर जो लोग वाग रहते थे मराठा भाषा बोलते थे। कौन सी? मराठी भाषा बोलते थे। कौन सी? मराठी भाषा जो लोग बोलते थे उस क्षेत्र को महाराष्ट्र नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? महाराष्ट्र। और यहाँ जो क्षेत्र लोग वाग रहते थे वो लोग गुजराती भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? गुजराती। गुजराती भाषा बोलने के कारण इस क्षेत्र को क्या नाम दे दिया गया? गुजरात दे दिया गया। ओके दोस्तों, गुजरात भारत संघ का 15वां राज्य था। कौन सा राज्य था? भारत संघ का 15वें नंबर का राज्य था ये। अब देखिए अगला प्रश्न बता देता हूँ, फिर इनके महत्वपूर्ण बिंदु मैंने नेक्स्ट पेज पर भी दिए हुए हैं। देखिए निम्न में से किन राज्य को 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था? देखिए गोवा, दमन, दीव और हैदराबाद। देखिए दोस्तों, आपके गोवा हुआ, दमन हुआ और दीव हुआ, ये तीनों राज्य को 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। देखिए टाइम था 1961 का। 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत के इन तीनों क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया था। क्या किया गया था? अधिग्रहित किया गया था। बाद में 1987 आती है। कौन सी सन आती है? 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। इसी तरह दमन और दीव इन दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ओके दोस्तों, और दोस्तों हैदराबाद को भी इन्होंने यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया था, मगर वो 12वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता है। ओके दोस्तों, पहले प्रश्न के महत्वपूर्ण बिंदु थोड़ा सा यहाँ पर देखिए 1960 में द्विभाषी राज्य मुंबई को 2 पृथक राज्य में विभक्त कर दिया गया। महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों के लिए और गुजरात गुजराती भाषी लोगों के लिए। गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य था। कौन सा राज्य था? 15वां। अब देखिए ऑप्शन में मैंने एक नाम और दे रखा है, दादर व नागर हवेली। ऊपर देखिए यहाँ मैंने एक नाम और दे रखा था ऑप्शन में, दादर नागर हवेली और पुडुचेरी। तो देखिए इन दोनों के विषय में और जानकारी ले लीजिए। देखिए दादर एवं नागर हवेली, देखिए 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगाल का शासन था। किसका था? पुर्तगाल का शासन। 1961 आती है,
1961 तक यहाँ सरकार द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता था, या जनता द्वारा चुना गया प्रशासन चलता था दोस्तों। 10वें संविधान संशोधन जो 1961 में हुआ था, इसके द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। किसे परिवर्तित कर दिया गया? संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। अगला देखिए पुडुचेरी के संबंध में। देखिए पुडुचेरी का क्षेत्र पूर्वी फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था। इसे भारत में पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम के रूप में जाना गया। देखिए इसे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 19वां, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1971, 1972, 1974 और 1970। तो आप लोगों को बता देते दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया? 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। देखिए एक बात और बता देते हैं आपको। देखिए 1966 समय कौन सा था? 1966 अच्छे से नोट डाउन कर लेना या सुन लेना। देखिए 1966 में पंजाब से भारत संघ के 17वें राज्य, कौन सा था? 17वां राज्य हरियाणा। कौन सा राज्य? 17वां राज्य कौन बना? हरियाणा। सत्रहवें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, पंजाब सूबे की मांग उठने लगी थी। ये मांग अकाली दल के नेता जो थे, अकाली दल का एक नेता थे जिनका नाम था मास्टर तारा सिंह, उनके नेतृत्व में अकाली दल की मांग उठी थी। लिख लीजिए दोस्तों, दोबारा बोल देता हूं, अकाली दल की मांग, मास्टर दल के नेता, जो अकाली दल की मांग थी ना, वो नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में उठी थी। किसके नेतृत्व में उठी थी? मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में। और देखिए शाह आयोग बना 1966। कब बना शाह आयोग? लिख देता हूं डायरेक्ट ही, शाह आयोग। शाह आयोग, शाह आयोग आपका बना 1966। कब बना? 1966। इनकी सिफारिश पर पंजाब भाषा के क्षेत्र पे पंजाब राज्य बन गया और हिंदी भाषा के क्षेत्र पे हरियाणा राज्य बन गया। पंजाबी भाषा के रूप में तो पंजाब राज्य बन गया दोस्तों, यानी पंजाबी भाषा बोली जाती थी इसलिए पंजाब को राज्य बना दिया गया, और हिंदी भाषा बोली जाती थी इसलिए हरियाणा को राज्य बना दिया गया शाह आयोग की सिफारिश पर, जो 1966 में हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 20वां प्रश्न। किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय को स्वायत्तशासी राज्य बनाया गया? कौन सा राज्य बनाया गया? स्वायत्तशासी राज्य बनाया गया। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा, या 35वें संविधान संशोधन द्वारा, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों मेघालय को 22वें संविधान संशोधन जो 1969 में हुआ था, उसके द्वारा मेघालय को स्वायत्तशासी राज्य बनाया गया। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यह असम में उपराज्य के रूप में भी जाना जाता था, जिसका अपना मंत्री परिषद था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, एक राज्य यहाँ पर और बता देते हैं आपको। हमने जब मेघालय बता दिया तो सिक्किम भी बता ही देते हैं आप लोगों को। देखिए सिक्किम के विषय में और थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए यहाँ पर। देखिए एक राज्य और था सिक्किम। तो क्या हुआ, 35वें संविधान संशोधन जो मैंने यहाँ पर दे रखा है, जो 1974 में हुआ था। कब हुआ? 1974 में हुआ 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। कौन सा राज्य बनाया गया? भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। और 22वां से संबद्ध राज्य कहते थे। कौन सा कहते थे? संबद्ध, यानी कि भारत से संबंधित राज्य, संबद्ध राज्य कहा जाता था इसे। संबद्ध क्या कहा जाता? संबद्ध, समझ गए होंगे आप। और दोस्तों 1975 यानी कि 1975 में इसे भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया, यानी कि एक साल बाद ही इसे भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए भारत के राज्य और कब कौन सा राज्य बना को नीचे दिए गए कूट से मिलान कीजिए। देखिए 26वां राज्य कौन बना आपका, ये पूछना चाह रहा है वो। तो देखिए 26वां राज्य आपका बना था
आप लोगों को बता देते हैं। 26वां राज्य आपका ये है दोस्तों छत्तीसगढ़। कौन सा था? 26वां राज्य आपका छत्तीसगढ़ था। देखिए मिला लीजिए ऑप्शन दूसरा। और 27वां राज्य आपका उत्तराखंड था, उत्तराखंड। और 28वां राज्य आपका झारखंड था। क्या था? झारखंड। और 20वां राज्य आपका तेलंगाना था। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। पर यह महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूँ देखिए दोस्तों, देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से पृथक किए गए राज्यों को मान्यता दी गई थी। कब दी गई थी? सन 2000 में। पूरी लाइन सुन लीजिए एक बार, अच्छी समझ जाएंगे। 2000 में छत्तीसगढ़, यानी कि आपका ये वाला राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को क्रम से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इसको किससे अलग किया गया दोस्तों? मध्य प्रदेश से अलग किया गया, मध्य प्रदेश। और ये आपके उत्तर प्रदेश से अलग किया गया, उत्तर प्रदेश। और झारखंड को बिहार से अलग किया गया। किससे अलग किया गया? बिहार से अलग करके नए राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई। और जो तीनों राज्य भारत के 26वें, 27वें और 28वें राज्य बने। एक राज्य और यहाँ पर ऊपर दिए रखा है, तेलंगाना। इसके विषय में सुन लीजिए। यानी कि वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था। किससे अलग होकर के बना था? आंध्र प्रदेश से। इसके विषय में एक बार और सुन लीजिए। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम कौन सी सन में आई? 2014 में। ने आंध्र प्रदेश को अलग राज्य में बांट दिया। आंध्र प्रदेश शेष तथा तेलंगाना। किस में बांट दिया? आंध्र प्रदेश शेष तथा तेलंगाना। और हैदराबाद को आंध्र प्रदेश शेष और तेलंगाना लिख देता हूं मैं। और देखिए हैदराबाद को इन दोनों की राजधानी बना दिया गया। किसकी? इन दोनों की संयुक्त राजधानी हैदराबाद को बना दिया। किसको बना दिया गया? हैदराबाद को। यहाँ हैदराबाद से है से समझ जाएंगे। हैदराबाद को इनकी संयुक्त राजधानी बनाया गया 10 वर्षों के लिए। ओके दोस्तों, जब तक आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अलग उच्चतम न्यायालय स्थापित नहीं हो जाता तब तक हाई कोर्ट, जो हैदराबाद का हाई कोर्ट था, उसे ही आपका आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना का हाई कोर्ट बना दिया गया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23वां। भारत के विभिन्न राज्य और उनके बदले गए नामों को नीचे दिए गए कूट के माध्यम से मिलान कीजिए। देखिए भारत के विभिन्न राज्यों के नाम बदले गए थे। सबसे पहला संयुक्त प्रांत। देखिए संयुक्त प्रांत जो था वो आपका उत्तर प्रदेश था। कौन सा था संयुक्त प्रांत? उत्तर प्रदेश। और देखिए महत्वपूर्ण बिंदु यही है, संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया था। पहला राज्य है जिसका नाम परिवर्तित किया था सबसे पहले। ओके दोस्तों, इसका नाम 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया। कौन सी सन में किया गया था? 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया, लिख लेना। अब देखिए दूसरा ऑप्शन आपका मद्रास। मद्रास का नया नाम कौन सा था? मद्रास का नया नाम जो आपका रखा गया तमिलनाडु रखा गया। क्या रखा गया? तमिलनाडु। और जो टाइम था वो था 1969। कब रखा गया? 1969 में तमिलनाडु नाम रखा गया था। ओके दोस्तों, आगे देखिए मैसूर। मैसूर का नया नाम आपका कर्नाटक रखा गया। क्या रखा गया? कर्नाटक। समय कौन सा था? 1973 में कर्नाटक रखा गया। और देखिए लक्षद्वीप व अमनदीवी, इसका नाम आपका लक्षद्वीप रख दिया गया। क्या रख दिया गया? लक्षद्वीप। समय आपका सेम था 1973। पूरा बताता जा रहा हूँ मैं डिस्क्राइब में। और देखिए उत्तरांचल, उत्तरांचल को बदल करके आपका नाम क्या रख दिया गया? उत्तराखंड। क्या रख दिया गया? उत्तराखंड आपका नाम रख दिया गया। समय जो था आपका 2006। कौन सा समय था? 2006 में। देखिए एक राज्य आपका और था जिसे हम कहते थे पौंडीचेरी। क्या कहते थे? पौंडीचेरी। पौंडीचेरी। इस राज्य का नाम बदल करके पुडुचेरी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पुडुचेरी। लिख देता हूं मैं। इस राज्य का नाम बदल करके पुडुचेरी कर दिया गया। पुडुचेरी। इस राज्य का नाम बदल करके पुडुचेरी कर दिया गया था। और दोस्तों इस राज्य का नाम कब बदला गया? उसका समय था आपका 2011। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपके जो ऑप्शन सही है वो ई ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, दिल्ली का नाम किस संविधान संशोधन द्वारा बदला गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा,
69वें संविधान संशोधन द्वारा या 35वें संविधान संशोधन द्वारा? तो दोस्तों दिल्ली का जो नाम बदला गया वो 69वें संविधान संशोधन द्वारा बदला गया। अब आप कहेंगे दिल्ली का नाम तो पहले भी दिल्ली था और अभी भी दिल्ली है, तो दिल्ली का नाम कब बदला गया? ये क्वेश्चन आप लोगों के मस्तिष्क में आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, पहले 1992 में टाइम कौन सा था, लिखते चलिए इसको। एक महत्वपूर्ण और एक अच्छा प्रश्न है। देखिए समय था 1992 का। 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली क्या कहा जाता था? संघ, लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, संघ शासित प्रदेश दिल्ली पहले कहा जाता था 1992 में आपका संघ शासित प्रदेश दिल्ली। अब देखिए इसका नया नाम क्या रख दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। क्या रख दिया गया? नाम बदल करके कर दिया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। लिख लेना आप, क्या बना दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ये परिवर्तन किया गया। दिल्ली तो दिल्ली ही रहा, पहले होता था संघ शासित प्रदेश दिल्ली, अब कहने लग गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। और देखिए इसे बिना पूर्ण राज्य यानी कि अपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दिल्ली आपका पूर्ण राज्य नहीं है, ये आप अच्छे से जान लीजिए दोस्तों। जो भी तो अरविंद केजरीवाल कहते रहते हैं कि हमारे पास पूर्ण शासन यानी कि पूर्ण शक्तियां नहीं है दिल्ली को चलाने की, वो सही बात है। वो दिल्ली हमारा आज भी पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र का उस पर अधिकार रहता है ज़्यादातर। वहाँ पर जो विभाग हैं वो केंद्र के अंतर्गत ही काम करते हैं। ओके दोस्तों, इस प्रकार आज का हमारा ये अध्याय कंप्लीट हुआ। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी और प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग कंपलसरी रूप से चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स से चैनल को सब्सक्राइब करवाना है और उन छात्रों तक इसे पहुंचाना है जो हिंदी माध्यम से अपनी यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। ओके दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपनी ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।